नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो भाषा का विकास हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, उसके बाद अपने अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने का माध्यम जो है, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भाषा माना जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों में देखेंगे हम लोग कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ। तो जो अभिलेख हमें मिलते हैं, जैसे शुरुआत में जो अभिलेख मिले थे हड़प्पा काल के बाद, हड़प्पा काल में, वो तो अभी पढ़े नहीं गए। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन अभिलेख मिले हुए हैं वो चित्रात्मक लिपि में मिले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चित्रात्मक लिपि में होने के कारण अभी तक हमें पढ़े नहीं गए हैं, बल्कि क्या है कि उसको हम जान नहीं पाए हैं। वो चित्रात्मक लिपि में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको पढ़ने का प्रयास अभी भी जारी है, पर अभी तक हम लोग उसे जान नहीं पाए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को अभिलेख के बारे में जानकारी जो है वो जो है प्रारंभ में सम्राट अशोक के अभिलेख से मिलती है, जो कि प्राकृत भाषा में थी, 3rd BC के लगभग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय एवं तृतीय शताब्दी में अभिलेखों की भाषा क्या थी, चतुर्थ और 5वीं शती में अभिलेखों की भाषा क्या थी, 9वीं और 10वीं शताब्दी में अभिलेखों की भाषा क्या थी। इन 4 कालखंड में अभिलेखों की भाषा क्या रही, उसका विकास क्रम क्या रहा, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया है कि प्रारंभ में जो अभिलेखों की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जो कि अब सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो थे वो 3री BC के लगभग से प्राप्त होते हैं। आरंभ के समय में प्रारंभिक जो अभिलेख हैं वो 3री BC से प्राप्त होते हैं, और ये अभिलेख भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सम्राट अशोक के अभिलेख जो है कितने प्रकार के हैं, तो वो हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और इसको पढ़ने का काम जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो देखिए, इनके अभिलेखों के बारे में और जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर शिलालेख को हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। शिलालेख कैसे थे और कौन कौन से थे। तो शिलालेख को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और पृथक शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख की संख्या 6 थी, बृहद शिलालेख की संख्या 14 थी और 8 स्थानों से प्राप्त होती है। पृथक शिलालेख, धौली पृथक शिलालेख जो कि कलिंग में है, और जौगढ़ पृथक शिलालेख ये भी कलिंग में ही है। ठीक है, दोनों कलिंग से हैं, जो कि पृथक शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। तो धौली जो शिलालेख है, पृथक शिलालेख है, जो कलिंग से मिलता है, ये क्या है, वर्तमान नाम इसका क्या है, तोसली। और जौगढ़ पृथक शिलालेख जो कलिंग से मिलता है, उसका वर्तमान नाम क्या है, समापा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सम्राट अशोक ने अपने 13वें और 14वें शिलालेख को उत्कीर्ण नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कलिंग विजय किया था। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका जो है अपने नाम का उत्कीर्ण नहीं करवाते हैं। ठीक है, और शिलालेख को भी नहीं बनवाते हैं, तो इसे हम लोग पृथक शिलालेख कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पृथक शिलालेख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 13वें और 14वें शिलालेख को उत्कीर्ण नहीं करवाया। क्यों, क्योंकि इसमें कलिंग विजय किया, और कलिंग विजय किया तो इस समय जो है उन्होंने पृथक शिलालेख का निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखिए अशोक के स्तंभलेख। अशोक के स्तंभलेख कितने प्रकार के हैं, लघु स्तंभलेख और बृहद स्तंभलेख। ठीक है, अशोक के गुहालेख
जो है देखेंगे तो आप दो जगह से प्रमुख रूप से मिलती हैं। एक बराबर की गुफा से, बराबर की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र, नागार्जुनी की गुफा, ठीक है, दो जगह से हमें मिलती है। तो बराबर की गुफा के निर्माता कौन थे? अशोक थे। आजीवक संप्रदाय हेतु बनवाया था। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय हेतु। अब इसमें प्रमुख जो गुफाएं हैं कौन कौन सी हैं? सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि गुफा। ये चार प्रमुख गुफाएं हैं। कहाँ पर हैं? बराबर में। तो प्रश्न आ जाए कि सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो बराबर की गुफाओं में। नागार्जुनी की गुफा, नागार्जुनी की गुफा किसने बनवाया था? सम्राट दशरथ ने, ठीक है, ये भी आजीवक संप्रदाय हेतु बनवाया गया था। अब इसमें प्रमुख गुफाएं कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? वहियका गुफा, वहियका, वडथिका और गोपी गुफा, ये सब कहाँ है? नागार्जुनी की गुफाएं में, ठीक है। तो ये है गुहालेख, अशोक के गुहालेख, है ना। गुहालेख का मतलब जो गुफाओं में बनाया गया है, जो बड़े बड़े पहाड़ियों को, चट्टानों को काट करके अंदर की गुफाओं में बनाया गया है, उसे हम गुहालेख कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय एवं तृतीय शताब्दी में अभिलेखों में भाषा कौन कौन सी प्रयुक्त हुई, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ में तो आप लोगों ने देखा कि प्राकृत था, ठीक है। अब द्वितीय और तृतीय में क्या हुआ? अल्प मात्रा में संस्कृत भी प्रयोग किया जाना लगा। जैसे कि जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, जो कि गुजरात के गिरनार में अवस्थित है। इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि गिरनार में अवस्थित है, इसलिए जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण शासक हैं जिसे हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है एग्ज़ाम के दृष्टि से, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न पूछा जाता है कि गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है, तो हम लोग बताएंगे रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, 2 शासक महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। अब देखिए, सुदर्शन झील को निर्माण करवाने का क्रम जो है और उसे मरम्मत करवाने का क्रम, ये आप लोगों के समक्ष है। सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने नहीं करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनके जो राज्यपाल थे कौन थे? पुष्यगुप्त शाक्य थे, उन्होंने करवाया था उनकी मदद से, ठीक है। मरम्मत आगे चल करके जब वो उसका जो है जीर्णोद्धार की बात आती है, यानी उसमें टूट फूट हो जाती है, तो उसमें मरम्मत किसने किसने करवाया? सम्राट अशोक के राज्यपाल तुषास्य ने, ठीक है। रुद्रदामन या रुद्रदामन भी कहते हैं, उसके राज्यपाल सुविशाख ने करवाया, ठीक है। और फिर स्कंदगुप्त के राज्यपाल पड़दत्त थे। इन तीनों ने इसका मरम्मत कार्य करवाया था। और इन तीनों राज्यपाल और उसके शासक का नाम याद रखिएगा। ये कौन है? ये जो है, ये शासक हैं, ठीक है, और ये राज्यपाल हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल कौन थे और उनके शासक कौन थे। तो ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 4वीं और 5वीं शताब्दी में अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो इसको हम लोग 2 अभिलेखों के माध्यम से जान पाते हैं। एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और दूसरा है ऐहोल अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर है? यूपी में है।
ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको इस समुद्रगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, 370 AD में बना था। इसके निर्माता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के हरिशेर थे। और भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन इसमें मिलता है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त के अभिलेख से। ठीक है, और समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन इसी में मिलता है। और इसको बनवाया किसने था? हरिशेर ने बनवाया था। भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। अब देखिए दूसरा क्या है? ऐहोल अभिलेख, जो कि हमें 634 AD में देखने को मिलता है। चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय का अभिलेख है। रवि कीर्ति इसके निर्माता हैं। भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, और इसमें 2 महान कवियों का वर्णन मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कवियों का वर्णन मिलता है किसका किसका? कालिदास और भार्गवी। ठीक है, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसमें 2 महत्वपूर्ण कवियों का वर्णन मिलता है, कालिदास और भार्गवी। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके निर्माता कौन थे? ऐहोल अभिलेख के रवि कीर्ति। ये चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी में कौन सी भाषा थी? तो स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। 9वीं और 10वीं शताब्दी में कौन कौन सी भाषा थी? स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपियां कौन कौन सी थी उसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए क्या है, अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपियां कितने प्रकार की हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक और यूनानी लिपि। तो यहाँ पर चारों लिपियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे ब्राह्मी लिपि, बाएं से दाएं हम लोग शुरुआत करते हैं ना। आज भी हिंदी को जब हम लिखते हैं तो हम लोग किस में लिखते हैं? हिंदी। सपोज हिंदी लिखा, एक मिनट पेन नहीं चल रहा। हिंदी लिखते हैं हम, तो क्या है? हिंदी लिखते हैं, हिंदी वो भी सही था, बट बिंदी ऊपर नहीं रहेगा। तो हिंदी लिखते हैं, तो क्या है? बाएं से दाएं लिख रहे हैं, तो ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से इधर। जैसे उर्दू लिखी जाती है खरोष्टी लिपि में ही ना, आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से। अरमाइक लिपि और ग्रीक यूनानी लिपि, ये क्या है? सार ए कूना यानी अफ़गानिस्तान। ये दोनों अफ़गानिस्तान के अभिलेख हैं, अरमाइक लिपि और ग्रीक यूनानी। ठीक है, और इन सब के बारे में भी अभी थोड़ा जानेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही। अब देखिए ब्राह्मी लिपि में क्या है? ब्राह्मी लिपि जो है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेखों का वर्णन ब्राह्मी लिपि में ही है। ठीक है, हालांकि क्या है कि उसमें अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो उसमें चारों लिपियों का वर्णन मिलता है, पर प्रमुख रूप से क्या है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रमुख रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि में क्या है? मानसेहरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान से। ठीक है, दोनों सम्राट अशोक के ही अभिलेख हैं,
लेकिन लिखे किस में गए हैं? लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में। तो याद रखिएगा कि जो मानसेहरा अभिलेख है वो मानसेहरा लिपि है और शहबाजगढ़ी लिपि है, ये दोनों पाकिस्तान से संबंधित हैं, पर दोनों हैं अशोक के अभिलेख से, ठीक है। और दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, यानी दाएं से बाएं लिखे गए हैं। तो ये याद रहेगा। अब दोनों को कॉमन रूप से हम लोग देखेंगे तो क्या है, ये जो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये दोनों जो है इसको पढ़ने का काम किसने किया था, ये हमें पता होना चाहिए। इसको पढ़ने का काम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स विल्सन ने 1837 ईस्वी में आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को पढ़ने का कार्य किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? जेम्स विल्सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का कार्य किया था। थोड़ा जुकाम हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप या जेम्स विल्सन। जेम्स प्रिंसेप और जेम्स विल्सन ये दोनों थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे को 1804 में याद रखिएगा। जेम्स मैकिल्टोश इसके संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन 1923, ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो ये तीनों जो है आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुई, इसके संस्थापक जेम्स प्रिंसेप, जेम्स विल्सन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 जेम्स मैकिल्टोश। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन 1923 हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किसने की, या लंदन की स्थापना किसने की। तो हमें जब वर्ष याद रहेगा, उनके संस्थापक याद रहेगा, तभी हम जो है प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाएंगे, वरना क्या है कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तीनों में कॉमन क्या है? एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे और लंदन ये तीनों में डिफरेंस है बस, और ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अभिलेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निजी अभिलेख और सरकारी अभिलेख, ठीक है। अब निजी अभिलेख किस उद्देश्य से किए जाते थे? किस उद्देश्य से किए जाते थे? ये होता था अधिकारियों और जनता के लिए जारी अभिलेख। एक ऐसा अभिलेखों का ऐसा समूह जो कि अधिकारियों और जनता के लिए जारी किया जाता था। और दूसरा अनुष्ठानिक अभिलेख। ये 2 प्रकार के होते थे, जो दोनों निजी अभिलेख में सम्मिलित होते थे। और सरकारी अभिलेख कितने प्रकार के होते थे? ये भी 2 प्रकार के होते थे। एक प्रशस्तियाँ यानी राजाओं की प्रशंसा में, और एक दान पात्र यानी भूमि अनुदान के बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जो निजी अभिलेख है सबसे पहले उसे देखते हैं। तो निजी अभिलेख क्या थे? सम्राट अशोक ने बहुत से जो अभिलेख हैं इसी श्रेणी के जारी किए। इसमें से कुछ जो है राजशाही अभिलेख थे, तो कुछ जो है प्रशासनिक कार्यों के मामले से संबंधित थे, ठीक है। तो ये निजी अभिलेख से संबंधित था। और जो अनुष्ठानिक अभिलेख है, अनुष्ठान अभी भी आज
आज वर्तमान में भी जो घरों में अनुष्ठान होता है या सामूहिक रूप से अनुष्ठान होता है, तो क्या होता है उसमें परंपराओं की जानकारी मिलती है। ठीक है। और उस समय जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं निजी अनुष्ठानिक अभिलेखों में, उसमें कौन कौन से धर्म की जानकारी मिलती है, तो वो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इन चारों के बारे में जानकारी मिलती है, और भी कुछ जानकारी मिलती है, पर ये प्रमुख रूप से 4 हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अनुष्ठानिक जो अभिलेख किस लिए खुदवाए जाते थे, ताकि हमें उस समय की परंपराओं को पता चल सके और उनके संप्रदायों के अनुयायियों के भक्ति भाव को स्थापित करने के लिए, ठीक है, भक्ति भाव से स्थापित करने के लिए मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अभिलेखों का उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है। अब देखिए, जो सरकारी अभिलेख था वो कौन कौन से होते थे। प्रशस्तियाँ होती थीं और दान पत्र या भूमि अनुदान पत्र। ठीक है। तो प्रशस्तियाँ क्या होती थी, राजाओं के विजेताओं और गुणों और कीर्तियों का बखान किया जाता था। ठीक है। परंतु उसमें क्या था, उनकी जो हार होती थी, पराजय होती थी, और उनकी कमियां जो होती थी, उसका वर्णन इसमें नहीं होता था, कमियों का वर्णन नहीं होता था। यानी जो जिस युद्ध में वो हार जाते थे और या उनकी अन्य जो कमियां थीं, उसका वर्णन इसमें नहीं होता था। और इसी क्रम में क्या है, कौन कौन सा अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक। और सातवाहनों का जो अभिलेख मिलता है, ये किसके उदाहरण हैं, प्रयाग प्रशस्ति के उदाहरण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति अभिलेख के उदाहरण हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अभिलेख और सातवाहनों का अभिलेख, ये जो है किसके उदाहरण हैं, प्रशस्तियों के। ठीक है, जो कि सरकारी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अब दान पत्र और भूमि अनुदान, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, तो ये किसके बारे में हमें बताता है, ये राजाओं और सामंतों द्वारा जारी किए गए जो भी अभिलेख होते थे, उसकी जानकारी हमें मिलती है। और ये क्या बताता है, ये जो है भूमि दान दे दी जाती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उस समय जो कुव्यवस्था थी, ठीक है, प्रशासन के बारे में जो उपयोगी जानकारी है या सूचनाएं हैं वो मिलती थी। ठीक है। तो सरकारी अभिलेख में के अंतर्गत दान पत्र या भूमि अनुदान के द्वारा जो है राजाओं और सामंतों द्वारा जो भी अभिलेख जारी किए जाते थे, वो जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उससे हमें वहाँ पर की व्यवस्था के एवं प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर क्या है, राजाओं, राजकुमार, कारीगरों एवं व्यापारियों द्वारा जो भी जारी किया जाता था, जो भी अभिलेख जारी किया जाता था, उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, धार्मिक उद्देश्य होता था। ठीक है। यानी दान पत्र किसे हम देंगे, किसी पुरोहित को ही देंगे, और पुरोहित को देंगे तो हमें धार्मिक उद्देश्य की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती थी। ठीक है। और
इसमें किसकी किसकी जानकारी, किस प्रकार की जानकारी मिलती है, यानी पैसा, मवेशी, भूमि आदि की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलेखों के प्रकार। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा अभिलेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निजी अभिलेख, सरकारी अभिलेख। निजी अभिलेख में अधिकारियों, जनता के लिए जो अभिलेख जारी किए जाते थे। अनुष्ठानिक अभिलेख, ये दोनों निजी अभिलेख के अंतर्गत आ गए। और सरकारी अभिलेख यानी जो प्रशस्तियाँ थीं, दान पत्र थे या भूमि अनुदान पत्र थे, उसको सरकारी अभिलेख के अंतर्गत रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी हाईलाइट है उसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे और एग्जाम्पल के रूप में, आप उदाहरण के रूप में उसको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो अभिलेख हैं इससे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, तिथियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो आरंभिक इतिहास को जानने में सहायक हैं। शक शासक रुद्रदमन द्वारा संस्कृत भाषा का अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख मिलता है, जो कि हम लोग आगे ऊपर देख चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो आता है सिक्का और मुद्रा। इसमें कौन कौन से भाषा का हमें जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सिक्का और मुद्रा के बारे में हम लोग जानने के प्रयास के क्रम में सबसे पहले देखेंगे तो सिक्का क्या है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र, या इसी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, और जो प्रारंभिक सिक्के थे वो क्या थे, वो हमें कहाँ से मिलते थे, खुदाई से। ठीक है, कहाँ से और कहाँ कहाँ मिलते थे, वो देश में मिलते थे, विदेशों में मिलते थे। ठीक है, तो उनको क्या किया गया है, एक संग्रहालय में या कई सारे संग्रहालयों में रखा गया है, ताकि हम अपने अतीत को, वहाँ उस समय की अर्थव्यवस्था को, व्यापार और विनिमय के माध्यम को जानने का प्रयास कर सकें कि उस समय कैसी अर्थव्यवस्था थी, विनिमय का माध्यम क्या था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रारंभिक सिक्के थे वो किससे बनाए जाते थे, धातु से बनाए जाते थे, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सिक्के हैं, तांबे हैं, चांदी का है, सोने हैं और सिक्के। ये चार प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे। तो तांबे के, चांदी के, सोने के और शीशे के, ये प्रारंभिक सिक्के हमें मिलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जली हुई मिट्टी यानी मिट्टी को पकाकर सिक्के बनाए जाते थे, और उन्हें बनाने वाले खानों की खोज भी बड़ी तादाद में की जाती है। उनमें ज़्यादातर संबंध कुषाण राज्य से है, यानी कि जो भी मिट्टी को पका करके जो भी सिक्के बनाए जाते थे, उन खानों का संबंध ज़्यादातर किससे है, कुषाण राज्य से। ठीक है, गुप्त काल के पश्चात इस प्रकार के खानों का उपयोग प्रायः समाप्त हो गया, ये हमें याद रखना है। कुषाण काल में ज़्यादातर जो है पकी हुई सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, और वो गुप्त काल के बाद समाप्त हो गया। प्राचीन सिक्कों की विशेषताएं क्या थी, प्राचीन सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम व तारीखों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये प्राचीन सिक्कों की विशेषताएं हैं। जहाँ वे पाए जाते हैं उससे संक्रमण क्षेत्र का संकेत मिलता है, यानी कुछ सिक्के क्या है यहाँ पाए गए, कुछ सिक्के यहाँ पाए गए, कुछ दोनों सम्मिलित रूप में पाए गए कुछ क्षेत्र में। ठीक है, तो ये संक्रमण क्षेत्र हो गया, तो इसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिक्कों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता था, सिक्कों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता था, दान, भुगतान,
दान करने के लिए, भुगतान करने के लिए, विनिमय के लिए। आज भी वही है। सिक्का अर्थात मुद्रा तो किस लिए किया जाता है? किसी को हमें दान देना हो, उपहार देना हो, भुगतान करना हो, कोई भी सामान खरीदते हैं उसके बदले में पेमेंट यानी भुगतान, ठीक है। और विनिमय यानी वस्तुओं का लेन देन, ठीक है। तो वो सिक्कों के माध्यम से होता था। और ये सिक्के क्या दर्शाते हैं हमें? ये सिक्के हमें आर्थिक इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कि आर्थिक इतिहास कैसा था उस समय। आज डिजिटल करेंसी का समय आ गया है, ठीक है, बिटकॉइन जैसी स्थिति आ गई है, पर प्रारंभ में क्या था? सिक्के ही थे जिसके माध्यम से हमें वहाँ की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब देखिए क्या है, शासकों की अनुमति से व्यापारियों और सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। इससे पता चलता है कि इस समय शिल्प एवं वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुका था। वैदिक ग्रंथों में निष्क और सतनाम का प्रयोग सिक्कों के रूप में होता है। निष्क क्या था? गले का हार था, ठीक है, सोने का सिक्का था। याद रखिएगा, निष्क गले का हार था और सोने का सिक्का था, जो कि वैदिक ग्रंथों में हमें मिलता है। और सतनाम क्या था? आभूषण था और चांदी का सिक्का था। ये आभूषण भी था और चांदी का सिक्का भी था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा। निष्क क्या है? गले का हार भी है और सोने का सिक्का भी है, और सतनाम आभूषण भी है और चांदी का सिक्का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धातु मुद्रा, हम लोगों ने पहले देखा था कि जो पकी हुई मिट्टी से बनाए गए हैं सिक्के, उन सिक्कों में ज़्यादातर जो है कुषाण राज्य से संबंधित हैं, और गुप्त काल के बाद लगभग जो है उन खानों का विलुप्तीकरण हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक सिक्के यानी सर्वप्रथम धातु के जो सिक्के थे वो किस समय थे? तो बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध 530 BC के समय आहत सिक्के। इन सिक्कों के क्या कहते थे? आहत सिक्के, या इन्हीं को पंचमार्क सिक्के। और क्यों कहते थे? जैसे ये सिक्के हो गया, मान लीजिए ये कोई सिक्का हो गया, ठीक है, और इस पर डाई रख करके, कोई भी डाई रख करके इस प्रकार से डाई रख करके, और उसे यहाँ पर हथौड़ी से या किसी और चीज़ से ठोक दिया जाता था, इसी पर मारे, और इसमें जो अंक उकेरा रहता था इसमें छप जाता था। तो इसी को हम लोग पंचमार्क सिक्के बोलते थे, यानी आहत सिक्के। अब प्रारंभिक सिक्के कौन कौन से होते थे धातु के? तो वो थे चांदी के और तांबा के। चांदी के कौन कौन से सिक्के थे? करसापड़ और शतमान। तांबे के कौन कौन से सिक्के थे? मासक और कांकड़ी। तो ये हमें याद रखना है कि चांदी के सिक्के कौन कौन से थे? करसापड़ और शतमान। और तांबे के सिक्के कौन कौन से थे? मासक और कांकड़ी। ये दोनों याद होना चाहिए, चारों। अब देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध के समय क्या हुआ, आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के जो चलते थे उन्हीं को प्रारंभिक सिक्का, धातु का प्रारंभिक सिक्का कहा गया। इन सिक्कों पर किसकी आकृति बनी हुई थी? पेड़ की आकृति, मछली की आकृति, सांड की आकृति, हाथी की आकृति, ठीक है। थोड़ा सा पेन आज जो है गड़बड़ कर रहा है। अर्धचंद्राकार की आकृति, ये सब आकृति बनी हुई थी। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पंचमार्क सिक्कों में किसकी आकृति बनी हुई होती थी, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, ये सब संकेत बने हुए होते थे, ठीक है, आकृति बनी हुई थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी और तांबे के बने होते थे। जो ये सिक्के थे ये चांदी और तांबे के, ठीक है। अभी सोने के सिक्के का वर्णन नहीं मिलता है,
ठीक है, और ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना भंडार पूर्वी यूपी। पूर्वी यूपी कौन सा है? गोरखपुर वाला, वो आलमगीरपुर वाला, सॉरी, गोरखपुर वाला क्षेत्र यानी पूर्वी बेल्ट, और मगध का क्षेत्र, मगध क्षेत्र कौन सा है? बिहार का क्षेत्र। ठीक है, इससे हमें प्राप्त होता है। मौर्य काल के सिक्के, अभी देखिए इसका रीजन क्या है। ये जो है पूर्वी यूपी और मगध लगभग लगभग सटे हुए हैं, इसलिए जो है यहीं पर हमें ये सिक्के मिलते हैं, आहत सिक्के। अब देखिए मौर्य काल के सिक्के, मौर्य काल के सिक्के कितने प्रकार के होते थे? सोने के सिक्के, अब आ गया भैया सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सोने के सिक्के में कौन कौन से हैं? निष्क है और सुवर्ण है। ठीक है, चांदी के सिक्के कौन कौन से हैं? करसापड़ और धरड़। तांबे के सिक्के कौन कौन से हैं? मासक और कांकड़ी। तो हमें ये याद रहना चाहिए, जो हाइलाइटर है वो ज़रूर हमें याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम क्या है? जो सोने के सिक्के जारी किए गए वो किनके द्वारा? हिंद यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? कुषाण वंशीय शासक कडफिसस या विम कडफिसस या कडफिसस सेकेंड ने जारी किए। तो सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंशी शासक वीणा कडफिसस, विम कडफिसस या कडफिसस सेकेंड ने जारी किए। तो ये हमें याद होना चाहिए, सर्वाधिक। और सर्वप्रथम किसने किए? हिंद यूनानियों ने किए। सोने के सिक्कों की बात हो रही है। सम्राट अशोक ने क्या है? सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। सम्राट कनिष्क, सॉरी अशोक नहीं, कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क जो थे वो तांबे के सर्वाधिक जारी किए सिक्के। तो ये हमें याद रहे, कनिष्क, हिंद और कुषाण। हिंद, कुषाण और कनिष्क, ये तीनों याद रहे। हिंद यूनानियों ने सोने के सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कुषाण वंशी शासक यानी विम कडफिसस ने जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। और कनिष्क जो है तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कुषाण वंशी शासक हैं, विमा कडफिसस और विम कडफिसस, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कुषाण वंश या यूची वंश या तोखारी वंश, इसी को कहते हैं। तो इसके प्रमुख शासक कौन थे? कडफिसस वंश। ठीक है, कुजुल कडफिसस जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और बीमा कडफिसस जिन्होंने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इनकी विशेषताएं क्या है? कुजुल कडफिसस केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे, और बीमा कडफिसस सोने और तांबे दोनों सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और क्या है इनकी विशेषता बीमा कडफिसस की? एक तरफ यूनानी लिपि का वर्णन मिलता है, लिपि देखने को मिलता है, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ शिव नंदी त्रिशूल को भी इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। अब देखिए, तोखारी वंश या कुषाण वंश या यूची वंश में वंश के 3 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो वो हैं आइसो को शिव के रूप में जाना जाता है। बोडो को बुद्ध के रूप में। अब मेयो को सूर्य या चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए मौर्य काल के सिक्के एक बार देखते हैं। मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के थे? तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो सोने के सिक्कों को सुवर्ण, निष्क और पल कहा जाता था। चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था।
तांबे के सिक्के को कांकड़ी कहा जाता था। देखिए 4 धातु हैं यहाँ पर, कौन कौन से? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इनके मिश्रण से करसापड़ सिक्का बनाया जाता था। करसापड़, ठीक है, करसापड़ किसके मिश्रण से बनाया जाता था? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। तो याद रहे हमें। अब क्या है कि गुप्त काल में जो भी सर्वाधिक सिक्के थे, गुप्त काल में जो भी सिक्के थे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसकी शुद्धता क्या थी? पूर्वकालिक कुषाणों की तुलना में कम थी। गुप्त काल सोने के सिक्के को दिनार कहलाते थे। उस समय के जो गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के थे दिनार कहलाते थे, और दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो कौड़ियाँ क्या थीं? लेन देन में प्रयोग होने वाली। और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। और सोने के सिक्के ज़्यादातर जो है राजा लोग दान वगैरह देने के लिए उपयोग में लाते थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पोटीन हो गया और कांसा हो गया। इन सब से जो सर्वाधिक मात्रा में सिक्के बनाए गए हैं मौर्य काल में बनाए गए। यानी मौर्य काल में सोना, चांदी, तांबा और पोटीन और कांसा, इन सब से सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में जारी किए गए। तो दोस्तों ये था भाषा का विकास अभिलेखों और मुद्राओं में किस प्रकार से मिलता है, वो भाषा का कालक्रम, भाषा कैसे कैसे विकसित हुई और अभिलेखों में कैसे कैसे हमें भाषा मिलती है, मुद्रा में कैसे कैसे भाषा मिलती है, इसकी बारे में जानकारी हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। और इस वीडियो को आप लोग धीरे धीरे करके आराम से देखिएगा। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, और ये स्लाइड मैं धीरे धीरे घिसका रहा हूँ ताकि आप लोग लास्ट टाइम में जब रिवीजन करें तो आप लोगों को एक तरीके से सरसरी निगाह से चीज़ें आपके सामने से ओझिल होनी चाहिए और रिवीजन करने में आसानी होनी चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ न कुछ सीखा होगा, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को या आने वाली वीडियो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके और व्यक्ति का मनोबल बढ़े। ये वीडियो तमाम उन विद्यार्थियों के लिए कारगर है जो रिवीजन क्लास करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, कहीं से पढ़ रखे हैं या नहीं भी पढ़ रखे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में इतिहास को क्रमबद्धता के साथ और व्यवस्थित रूप से एक तरफ से आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय में आपको स्पष्टता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब घटित हुई और कौन कौन सी विशेषताएं किस काल में बनी रहीं। तो उम्मीद है इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ नमस्कार।